है 20 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स में को डिटेल से डिस्कस किया जाता है। उसी सीरीज में हमने तीनों फार्म बिल्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि आपके फार्म बिल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द आर क्लस्टर ऑफ द KG-D6 बेसिन लोकेटेड। तो सही आंसर है इसका ऑफ द काकीनाडा कोस्ट। तो ये कहां पे है, आप मैप पे देख सकते हैं ये कहां पे लोकेटेड है। ये हमारा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन के पास जो है ये लोकेटेड है हमारा KG-D6 बेसिन। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में भी इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे जो जो इसकी जो कंपनीज है जो इस पे काम कर रही है उनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज और हमें ब्रिटिश पेट्रोलियम। इन्होंने यहाँ पे जो है फर्स्ट जो चालू कर दिया है गैस प्रोडक्शन, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। और ये जो है हमारा डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड है एशिया का, ये इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो और यहाँ पे KG-D6 जो ब्लॉक है इसमें जो शेयर है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का 66.7% और हमारा ब्रिटिश पेट्रोलियम का है 33.3%। सेकंड क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से। तो अब ये पॉइंट बनता है कि ये न्यूज में क्यों आया। न्यूज में भी इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग हो रही थी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने बोला कि वो भी इस जो हाईवे को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती हैं। तो क्या ये मोरे मंडाले मेसोट से गुजरती हैं? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो लोकेशन है यहाँ से ये हाईवे गुजरती हैं। आप मैप पे भी देख सकते हैं। मोरे तमू जो है ये हमारा पड़ रहा है यहाँ पे इंडिया के अंदर। ये मंडाले हो गया आपका म्यांमार में, बागो भी हो गया आपका ये म्यांमार में, और थाईलैंड में हमारा हो गया मेसोट। ये जो हाईवे है हमारा करीब 1360 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कि इंडिया म्यांमार और थाईलैंड को ये कनेक्ट करता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है इसका लोकेशन कहां कहां से गुजरता है, और आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से। ये रिपोर्ट है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, साथ में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हमारा वेल्थ हंगर हिल्फे भी तीनों मिल करके ये हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करती हैं। तो इसमें जो है इस बार इंडिया का रैंक जो हमारा वो है हमारा 94/107। हमने कल ही डिस्कस किया था इंडिया का SDI में रैंक किया था, वो था हमारा 131। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 94। और ये 94 में जो सीरियस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया ने कुछ प्रोग्रेस तो किया है। प्रोग्रेस किस कारण से हुआ है? प्रोग्रेस हुआ है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कारण हमारा प्रोग्रेस हुआ है। लास्ट ईयर जो है इंडिया का इसमें रैंकिंग था 102 था। 117 कंट्री को उसमें स्टडी किया था, उसमें इंडिया का रैंक था 102। लास्ट ईयर भी हम लोग सीरियस कैटेगरी में ही हम लोग को रखा गया था। इस रैंकिंग में क्या होता है कि 4 पैरामीटर्स को देखा जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग को देखते हैं, साथ में हमारा अंडर न्यूरिशमेंट को देखते हैं, साथ में हम लोग दो चाइल्ड वेस्टिंग को देखते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग के साथ साथ हम लोग इसमें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को भी देखते हैं। ये चारों को मिलकर के हमारा ये रेटिंग कैलकुलेट होता है। इसमें जो भी कंट्रीज का स्केल होता है 0 के आसपास वो होती हैं बेस्ट, जिसका 100 के आसपास होता है वो होती हैं वर्स्ट। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का इसमें क्या रैंकिंग रहा है। तो इंडिया का रैंकिंग रहा है 94। तो दोस्तों अभी ये जो सीरीज में अगर आप देखेंगे हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का 94 है, SDI में 131 था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर विंग्स हैक। ये जो टर्म है आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसके बारे में देखा होगा। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सोलर स्टॉर्म, साइबर अटैक, ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ये है, इसका आंसर है साइबर अटैक। अभी हुआ क्या है कि US की कई सारी गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं उन पर डायरेक्ट साइबर अटैक नहीं हुआ है, इनडायरेक्ट अटैक हुआ है। जैसे कि अगर आधार जो है हमारा बनाया जाता है इन्फोसिस के द्वारा, आधार हमारा जो है इन्फी जो सॉफ्टवेयर इसके लिए प्रोवाइड कर रही है। तो अगर डायरेक्टली वो गवर्नमेंट की बॉडीज़ पे अटैक ना करके इन्फी के सॉफ्टवेयर पे अटैक करेंगे तो
उसी की तरह से यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सप्लाई चेन पर अटैक हुआ है। यूएस में जो एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है ओरियन, ओरियन कंपनी का यूएस में कई सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज उसको इस्तेमाल करती हैं आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो उसी के ओरियन के सॉफ्टवेयर पे ये अटैक हुआ है। तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो है हैकर्स ने थर्ड पार्टी वेंडर पे अटैक किया है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इस बात का, ये क्या है, साइबर अटैक है, सोलरविंड्स हैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है कौन सी इंस्टीट्यूशन इसको पब्लिश करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या काटो इंस्टीट्यूट, या फ्रेजर इंस्टीट्यूट? तो सही आंसर है इसका, सही आंसर है इसका डी, डी इसका सही आंसर है। ये जो काटो इंस्टीट्यूट जो है हमारी, ये हमारी काटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट हमारा पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो है हमारे 3 पैरामीटर देखते हैं। 3 पैरामीटर क्या देखते हैं? हमारे पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम को कैलकुलेट करके ये हमारा फ्रीडम कैलकुलेट होता है। तो इसमें जो इंडिया का रैंकिंग है 111 है। तो आपको ध्यान में रखना है इंडिया का रैंकिंग क्या है, इसमें 111 है आउट ऑफ 162 कंट्रीज। ये और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2008 से लेकर के 2018 के बीच में हमारा जो फ्रीडम होता है वो गिर गया है। पहले से जो जितना फ्रीडम है 2018 में था, वो हमारा उसके कंपेरिजन में 2008 के कंपेरिजन 2018 का फ्रीडम हमारा कम हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। E20 फ्यूल इज ए ब्लेंड ऑफ 20% ऑफ इथेनॉल विथ, तो सही आंसर है इसका गैसोलीन। तो अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में भी इसलिए है क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके मिनिस्टर कौन है? हमारे नितिन गडकरी हैं। इसी मिनिस्ट्री ने पब्लिक से कमेंट मांगा है इसके लिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये जो अभी कमेंट मांगा गया है, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट एक ब्रॉड गाइडलाइंस इशू करेगी, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक का हमेशा ओपिनियन मांगा जाता है किसी भी लॉ को बनाने से पहले। तो उसी के चक्कर में इसका ओपिनियन मांगा गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा हम लोग ब्लेंडिंग करने से? फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो है, पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा, हाइड्रोकार्बन का इमिशन हमारा कम हो जाएगा, और साथ ही हम लोग अगर ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारे पेट्रोल और हमारे डीजल को जो है हम लोग बाहर से कम मंगवाएंगे, मतलब इंपोर्ट कम करेंगे, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमारा एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये जो ब्लेंडिंग जो होगा, इसमें क्या बोला गया है कि जो मैन्युफैक्चरर होंगे हमारे गाड़ियों के, मैन्युफैक्चरर जो होंगे गाड़ियों के, वो क्या है, स्टिकर लगाएंगे अपने गाड़ियों पे, वो कितने परसेंट ऑफ इथेनॉल से वो, जैसे कि वो कंपैटिबल है, जैसे 10% या 20% या 30% गाड़ी कंपैटिबल है कि नहीं है, तो वो स्टिकर लगा होगा गाड़ियों पे, तभी आप उसी हिसाब से उसमें आप फ्यूल भराइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सही आंसर है इसका, ये ऑब्जर्व किया जाता है हमारा 18 दिसंबर को। ये हमारा 18 दिसंबर को क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है यूएन के द्वारा एक स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया गया था। वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड था? वो रिलेटेड था हमारा रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटीज के राइट से रिलेटेड था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस तीनों को बात को ध्यान भी नहीं रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारा 18 दिसंबर को हमारा वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसी साल में, मतलब 1992 में ही हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को भी एस्टैब्लिश किया गया। ये हमारा 1992 में इसको बनाया गया। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है ये हमारा बनाया गया 2006 में। ये हमारा कहाँ से बनाया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से अलग करके ये मिनिस्ट्री हमारा बनाया गया। जो ये मिनिस्ट्री जो है माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप स्कीम्स और उसके अलग अलग प्रोविजंस देखती है। ओसिनस प्रोसिलेरम ये जो टर्म है, ये बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है ये जगह, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका नन ऑफ द अबव। अगर आपको ये देख करके आप समझ में आ रहा है कि ओशन के चक्कर में आप किसी भी ओशन पे टिक कर देते हैं तो आप एग्जामिनर के ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ट्रैप हमेशा क्रिएट करता है। तो आपको कई बार ऐसे जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं स्टूडेंट को फंसाने के लिए। तो थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो है ओसिनस प्रोसिलेरम, पहली बात तो ये अर्थ पे है ही नहीं, ये मून पे है।
ये मून को ओसिनस प्रोसेलरम को जो है ओशन ऑफ स्टॉर्म्स भी बोलते हैं। तो अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में अभी इसलिए है क्योंकि चाइना की एक चांगे 5 लूनर मिशन थी, जो अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा या पेपर देखा होगा तो ये क्या करी है, यहाँ पे लैंड करी है, यहाँ से करीब 2 केजी सैंपल लेकर के वापस आई है। चाइना की जो ये लूनर मिशन थी, ये कहाँ से लॉन्च हुई थी? ये हमारी लॉन्च हुई थी हैनान आइलैंड है, ये यहाँ से लॉन्च हुई थी, ये आप मैप पे देख सकते हैं। वहीं पे चाइना की जो है वेनचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, वहाँ से लॉन्च किया गया था। तो वेनचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से यहाँ से लॉन्च किया गया था जो चांगे 5 को। ये हमारी अर्थ को ऑर्बिट करते हुए हमारे मून के पे पहुंची, फिर वही वापस आ गई। वापस कहाँ पे लैंड किया है? ये हमारा मंगोलिया में लैंड किया। मंगोलिया क्या है? एक कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। अभी हाल ही में हमने जो एक और कंट्री को देखा था, इस्वातिनी, वो भी लैंडलॉक कंट्री है, जिसको हम लोग स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज और भी जैसे कि नेपाल हो गई हमारी, अफगानिस्तान हो गई, ये भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें तो हमारी जो है ये हमारी चांगे 5 जो कहाँ पे लैंड करी है, वो मंगोलिया में लैंड करी है। और ये जो हमारा चाइना का फर्स्ट ऐसा मिशन था जो कि सैंपल लेकर के वापस आया है मून से। और चाइना हमारा बन गया है 3rd कंट्री ऐसा करने वाला, आफ्टर यूएसए एंड रशिया। रशिया ने 1976 में जो भेजा था मिशन, लूना 24 के नाम से एक मिशन भेजा था उसने। तो उसके बाद ये ऐसा तो इवेंट हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है हमारा चांगे 5 कहाँ गया था। चांगे 5 हमारा लैंड किया था ओसिनस प्रोसेलरम के एरिया में लैंड किया था, यहाँ से सैंपल लेकर के वापस आया है। वापस कहाँ पे लैंड किया है? वापस हमारा लैंड किया है ये मंगोलिया में लैंड किया है। चांगे 5 को लॉन्च कहाँ से किया गया था? हमारा हाइनान से लॉन्च किया गया था। और सैटेलाइट स्टेशन का नाम क्या है? वैनचैंग सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। यहाँ पे कुछ 3-4 फैक्ट्स फिगर्स हैं जिनको कि आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चय पोषण योजना, अब ये न्यूज़ में बना रहता है तो आपको बताना ये किससे रिलेटेड है। तो सही आंसर है इसका, ये हमारा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। निश्चय जो है एक हमारा वेब एनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जितने भी टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं, टीबी के पेशेंट को हम लोग ट्रैक करने के लिए ये बनाया गया है। इसमें कि जैसे कि कौन कितने तरह के वो टेस्ट करवाए हैं, या फिर हमें क्या ट्रीटमेंट डिटेल्स है हमारे पेशेंट्स का, सभी को इसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा निश्चय जो पोषण योजना है ये हमारा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। ये हमारा बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, साथ में हमारे नेशनल एनआईसी और हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक पेंट जो है आजकल अभी न्यूज़ में बना हुआ है, अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो बिल्कुल इस बारे में देखा होगा। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर है हमारा नितिन गडकरी जो है हमारे, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये जो है नितिन गडकरी हमारे जो है रोड हाईवेज के मिनिस्टर होने के साथ साथ ये हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के भी हमारे मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने लॉन्च किया हमारे वैदिक पेंट। तो वैदिक पेंट में खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये हमारी काऊ डंग से बनाया गया है, काऊ डंग का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो फ़ायदा ये होगा कि हमारा नॉन टॉक्सिक है, हमारा नॉन बैक्टीरियल है, साथ ही हमारा ये एंटी फंगल है, और हमारा ये वॉशेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसका जो पेंट लगता है ये करीब 4 घंटे में हमारा सूख जाता है, 4 आवर्स में ये हमारा ड्राई हो जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो फार्मर्स का जो इनकम है करीब 55,000 रुपये बढ़ जाएगा एक हमारे वैदिक पेंट से, क्योंकि वो काउडंग को इस्तेमाल करके बना है तो वो उसको सेल करेंगे तो उनको उससे इनकम भी होगा। तो ये हमारे फार्मर्स के लिए भी अच्छी बात है। ये हमारे कौन लॉन्च कर रहा है? तो उसका KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है इसको अभी जल्दी ही लॉन्च करने वाली है। तो आपको ध्यान में रखना है वैदिक पेंट जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको बिल्कुल मिनिस्ट्री का नाम ध्यान में रखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2020 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो सही आंसर है इसका रॉबर्ट और लूसी को यह अवार्ड दिया गया है। इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है 2020 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये इनको दिया गया है मेन में, इनको दिया गया है वुमेन में। ठीक है, तो ये दोनों को मिला है। अब हम लोग देखेंगे ये कौन कौन सी कंट्री से हैं। तो हमारे जो है रॉबर्ट है, ये हमारे पोलैंड के हैं। और ये हम लोग किसके लिए खेलते हैं? ये हमारे खेलते हैं बेयर मुनिक के लिए खेलते हैं, और ये पोलैंड नेशनल टीम में भी ये खेलते हैं।
और ये जो हमारी रही लूसी ब्रॉन्ज जो है ये इंग्लिश फुटबॉलर है, मतलब यूके की हैं। ये मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश क्लब की जो मैनचेस्टर सिटी है वहाँ से खेलती हैं, और इंग्लैंड नेशनल टीम में भी ये खेलती हैं। तो आपको बिल्कुल दोनों का नाम ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन आज हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं और फिर आगे MCQ डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।